नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 का एक चैप्टर पूरा बिल्कुल शॉर्ट में देखने वाले हैं। इसमें छोटे प्रश्नों का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे 12वीं में हैं वो यदि तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें ताकि आपके छोटे प्रश्नों में भी फ़ायदा मिले और बड़े प्रश्नों का भी फ़ायदा मिले। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर 14वीं से 16वीं शताब्दी का समय विजयनगर साम्राज्य का था। आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी और कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में विजयनगर साम्राज्य था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में विजयनगर साम्राज्य का समापन 1565 में हुआ था और उसके बाद उजड़ गया। विजयनगर 1565 ईस्वी में यानी 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन उसके बाद हम्पी की खोज हुई 1800 ईस्वी में। हम्पी की खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी, जो एक अभियंता और पुराविद था। अभियंता माने इंजीनियर और पुराविद माने पुरानी वस्तुओं को जानकर रखने वाला, पुरानी वस्तुओं की जानकारी रखने वाला। तो हम्पी की खोज जो है सन 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। आपके पेपर के लिए बहुत छोटा प्रश्न है। मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था। अगली बात है कि राय, नायक और सुल्तान किसे कहते हैं। तो आपको बता दूं, विजयनगर में जो राजा होते थे उनको राय की उपाधि थी। राय, नायक और सुल्तान, ये उपाधियां हमें पढ़नी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछा जा सकता है आपसे, तो हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में यानी 14वीं शताब्दी में हरिहर बुक्का ने की थी। दोनों भाई थे हरिहर बुक्का। और विजयनगर की जो सीमाएं हैं उसके उत्तरी सीमाएं जो हैं वो विजयनगर के शासकों की उत्तरी सीमाओं पर जो है दक्कन के सुल्तान थे। उड़ीसा के गजपति वंश का शासन था। विजयनगर के राजा अपने आप को राय कहते थे। तो इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर राजाओं के पास कौन सी उपाधि थी, तो राय की उपाधि थी। और छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। और विजयनगर स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। शासक और व्यापारी, देखिए राजा होता है, हम विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं। पहले एक साम्राज्य था जिसकी खोज जो मैकेंजी ने की थी। तो अब हम विजयनगर साम्राज्य के राजा से चलते हैं। एक राजा होता है जिसको राय की उपाधि थी और शुरुआती राजा जो हरिहर बुक्का थे उन्होंने स्थापना कर दी। अब शासक और व्यापारी वर्ग के बारे में हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि जो राजा होता था उसके पास घोड़े की सेना होती थी और ये घोड़े अरब और मध्य एशिया से आते थे। तो विजयनगर साम्राज्य में आयातित वस्तु का नाम पूछा जा सकता है, तो घोड़े होते थे, अरब से आयातित होते थे। तो इसीलिए मार्केट पर, व्यापार पर पूरी तरह से व्यापारियों का ही नियंत्रण हुआ करता था। और व्यापारी जो हैं एक चीज़ के बदले में घोड़े दे देते, कोई चीज़ ले लेते और उसके बदले घोड़े दे देते। 1498 में पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र और सैनिक केंद्र स्थापित करने के भी प्रयास होने लगे। विजयनगर साम्राज्य अपने मसालों, वस्त्रों और रत्नों के लिए बाजार विश्व प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य के शासक, राजा, यहाँ कई राजवंशों ने राज किया। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और अराविडु वंश। ये इनका क्रम पूछा जा सकता है। विजयनगर में राज करने वाले 4 राजवंश कौन कौन से थे? तो पहला संगम वंश, दूसरा सुलुभ वंश, फिर तुलुभ वंश और फिर अराविडु वंश। आप इसको सस्ता याद रख सकते हैं, SSTA, सस्ता। S का मतलब संगम, S का मतलब सुलु, T का मतलब तुलु और A का मतलब अराविडु वंश। इसी में जो है विजयनगर के शासक में पहला राजवंश पूछा जा सकता है आपसे, तो वो संगम वंश हो गया। और अंतिम पूछे तो अराविडु हो गया और चारों का पूछे तो ये क्रम हो गया सस्ता। 1485 तक शासन किया था संगम वंश ने और संगम वंश के बाद सुलुभ वंश ने उस संगम वंश को हटा दिया। फिर तुलुभ वंश आया। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कृष्णदेव राय कौन से वंश का राजा था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय तुलुभ वंश का शक्तिशाली राजा था। तुलुभ वंश का राजा था, तीसरे तुलुभ वंश का राजा था। कृष्णदेव राय के बारे में जानकारी, विजयनगर साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण इसी ने किया। 1512 तक तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच जो क्षेत्र था उसको रायचूर दोआब कहते थे और उस पर अधिकार कर लिया। इंपॉर्टेंट है, रायचूर दोआब क्या था?
किन दो नदियों के बीच में? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का स्थान। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में विजयनगर साम्राज्य रायचूर दोआब में था। तो दोनों नदियों के बीच का स्थान दोआब कहलाता है। ये दोनों नदियों के बीच रायचूर दोआब था। खनिजों का बहुत बड़ा भंडार था। इस कारण से इस क्षेत्र के लिए लड़ाइयाँ चलती रहती थीं। और 1512 तक जो है वो कृष्णदेव राय जो है उसने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। उसने उड़ीसा के गजपति राजाओं को भी हरा दिया था। तो दक्षिण में बीजापुर के सुल्तानों को भी जो है उसने पराजित कर दिया था, जो उत्तरी सीमा उसकी लगती थी। इस प्रकार जो है उसने एक नया नगर बसाया था, नगलपुर नगर। इंपॉर्टेंट है कि कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था विजयनगर में? तो नागलपुर नगर नाम से एक उपनगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। सबसे अंतिम वंश अराविडु वंश था। 1542 तक विजयनगर साम्राज्य में अराविडु वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो अराविडु वंश की सत्ता कब स्थापित हुई? तो 1542 में। यह जो है लास्ट तक यही चलेगा। इसके बाद एक युद्ध होगा, राक्षस तांगड़ी युद्ध या तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तालीकोटा युद्ध या राक्षस तांगड़ी युद्ध। तो पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के साथ हुआ था? तो 1565 में राक्षस तांगड़ी युद्ध या तालीकोटा युद्ध के साथ हुआ था। तो राक्षस तांगड़ी युद्ध कब हुआ था? 1565 में। विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। इसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन सब की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर के बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर के ए फॉर अहमदनगर, बी फॉर बीजापुर और जी फॉर गोलकुंडा, ए बी जी याद रखना है। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर की सेनाओं को परास्त किया और विजयनगर पर धावा बोला और पूरी तरह से विजयनगर इस राक्षस तांगड़ी युद्ध के बाद, तालीकोटा के युद्ध के बाद पतन हो गया। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ राजा को राय कहते थे और नायक जो होता था वो सैनिक हुआ करता था। तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि विजयनगर में राजा के पास कौन सी उपाधि होती थी, शासक के पास? तो राय की। और नायक की उपाधि जो है वो उस सैनिकों के पास होती थी। विजयनगर साम्राज्य में शक्तिशाली प्रयोग करने वाले सेना प्रमुख होते थे जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे। उनके पास सशस्त्र सैनिक हुआ करते थे, वो नायक थे। मतलब बड़े सैनिक जो हैं जिनके पास सैनिक होते थे वो नायक कहलाते थे। कई बार नायकों ने विजयनगर साम्राज्य की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण कर दिया। मतलब विजयनगर के आगे उन नायकों ने समर्पण कर दिया, वो उनसे जो है उनकी अधीनता में रहते थे। परंतु ये अवसर पाके कभी कभी विद्रोह भी कर देते थे ये नायक, और किलों पे अधिकारी यही थे तथा इन्हें सैनिक कार्यवाही के दौरान अधीनता में लाया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर में क्या है? देखिए, नायक तो जो सैनिक रखते थे, सशस्त्र सैनिक रखते थे, उनको नायक, सेना प्रमुखों को नायक कहते थे। पूछा जाए राय कौन थे? तो विजयनगर के राजा राय थे। और नायक कौन थे? तो विजयनगर में सेना प्रमुख जो अपने पास सशस्त्र सैनिक रखते थे, किलों पर नियंत्रण रखते थे, वो जो है नायक कहलाते थे। लेकिन पूछा जाए अमर नायक प्रणाली क्या है? तो ये जो है एक विशेष प्रणाली थी। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक सैनिक कमांडर हुआ करते थे। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, अमर नायक एक सैनिक कमांडर हुआ करते थे जो विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, और जिन्हें राय यानी राजा, शासक जो है वो प्रशासन का राज्य क्षेत्र दे देता था, उनको जो है भूमियाँ दे देता था, और वो जो है शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व अन्य कर वसूलते थे। तो राजा भूमि दे देता था, उसको भूमि से भूमि मिल जाती थी जो सैनिक कमांडर होता था अमर नायक, और वो शिल्पकर्मी और व्यापारी जितने थे उनसे भू राजस्व वसूलता था और अन्य कर भी वो वसूलता था। ये राजस्व का कुछ भाग अपने लिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए, कुछ हाथी घोड़ों के लिए रख लेते थे। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करता था कि जो राजस्व होगा उसका भेंट भी जाएगी, और राजकीय उपहार स्वरूप वो स्वयं उपस्थित होता था राजा को भेंट देने के लिए। कभी कभी उन्हें एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित कर अपना नियंत्रण राजा कर लिया करता था। मतलब अमर नायक जो सैनिक कमांडर था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो सकता था। अब है विजयनगर में, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था थी। आपने देखा है कि राजा को राय कहते हैं, सैनिक वहाँ प्रमुख जो सेना प्रमुख था, घोड़ों की सेना थी, सेना प्रमुख जो था वो नायक हो गया, और सैनिक कमांडर जो था जो भूमि से राजस्व वगैरह भी लेता था और सारा सार संभाल करता था, वो जो है अमर नायक प्रणाली, एक विशेष अमर नायक प्रणाली जो है वो विजयनगर साम्राज्य की विशेषता है। तो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अमर नायक प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमर नायक प्रणाली। विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा, तो आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी पर एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में विजयनगर साम्राज्य था, और मेन जो उनको पानी देने वाली नदी थी वो तुंगभद्रा नदी थी।
उसके पास एक प्राकृतिक कुंड था, तालाब था, और यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी और आसपास के भूदृश्य सुंदर, ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ थी उस नदी के किनारे, और सभी धाराओं से बहते हुए पहाड़ियों से जो अनेक धाराएं बन के आती थी, अलग अलग पहाड़ियों से पानी गिरता था, उस पर बांध बना करके अलग अलग आकार के टैंक यानी हौज बनाए हुए थे। इस तरह से पानी को रोका जाता था और एक जलाशय बनाया गया था जिसको कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। तो कमलपुरम जलाशय विजयनगर साम्राज्य में जल संपदा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी रचना एक हिरिया नहर हुआ करती थी। हिरिया नहर और कमलपुर जलाशय, ये नहर जल संपदा में आपको यहाँ लिखना चाहिए। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। मैंने कहा तुंगभद्रा नदी पर जो है आसपास ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ थी, उन पे बांध बना करके पानी को रोक करके, और ये धार्मिक केंद्र, शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग होता था। तो ये जो हिरिया नहर थी वो सिंचाई के काम आती थी। किलेबंदी और सड़कें, आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में किले हुआ करते थे, दीवारों से घिरे हुआ करते थे, और जो है अब्दुल रज्जाक दुर्गों की 7 कोटियों का उल्लेख किया कि दुर्ग जो है 7 पंक्तियां होती थी दुर्गों की। इनसे न केवल शहर बल्कि कृषि के प्रयुक्त आसपास क्षेत्र और जंगल को भी घेरा जाता था। अब होता क्या था वो आपको समझना है। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर एक पहाड़ी को आपस में जोड़ती थी। होता यूँ था, मान लो यहाँ पहाड़ी है तो एक बाहरी दीवार हो गई। एक बाहरी दीवार जो है वो आपस में पहले एक घेरा होता था। आप समझिए इस बात को कि पहला एक घेरा होता था, उस घेरे में कृषि के क्षेत्र और जंगल के क्षेत्र, सभी जंगल कृषि सारे एक घेरे से होती थी। पूरा एक घेरा आप देख रहे हैं, ये साइड में जो कवर हो रहा है, मान लीजिए इसी तरह का एक घेरा था। और इस किलेबंदी के चारों ओर पहाड़ियां आपस में एक दूसरे को जोड़ती थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं किया गया। दीवारें जो हैं वो सीधा पत्थरों को जोड़ करके बनाई गई थी। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। मतलब मैंने कहा कि इसी पूरा, मान लीजिए चारों ओर किले की दीवार थी तो बीच में ही खेत वगैरह, जंगल वगैरह सब आते थे। अब्दुल रज्जाक के अनुसार पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच में जुते हुए खेत थे। मान लीजिए पहली दीवार है, फिर दूसरी दीवार है और फिर तीसरी दीवार है। 7 दीवारों में, 7 पंक्तियों में जो है बीच में खेत हुआ करते थे। पहली, दूसरी और तीसरी के बीच में मान लो ये पहली दीवार है, ये दूसरी दीवार है और ये तीसरी दीवार है। तो यहाँ जो ये गलियाँ हैं इनमें खेत होते थे, जुते हुए बगीचे होते थे, आवास होते थे। दूसरी किलेबंदी नगरीय क्षेत्र की होती थी। अब अंदर जनता रहती थी। बाहर खेत हो गए, अब अंदर जनता रहती थी। अब जनता के चारों ओर भी तो एक घेरा होगा, तो आंतरिक भाग को चारों ओर से घेरी थी। तीसरे किलेबंदी जो अंदर बिल्कुल मिड में राजा रहता था, वो शासकीय केंद्र को घेरी थी, जिसमें महत्वपूर्ण ऊंची ऊंची इमारतें होती थी राजा की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किलेबंदी कैसी थी। मतलब 7 पंक्तियां थी दीवारों की, चारों ओर 7 पंक्तियां थी। सबसे पहले बाहर जो है पहली पंक्ति थी। पहली, दूसरी और तीसरी के बीच जो गलियां थी वो खेत, आवास, बाग वगैरह वो सब हुआ करते थे। फिर दूसरी के बीच में जो है नगर के लोग रहा करते थे, नगर, बड़े बड़े नगर होते थे। और तीसरी के बीच में अंदर, घेरे के अंदर शासकीय घेरा। देखिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था थी, सुरक्षित प्रवेश द्वार था। अब उस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए द्वार होगा, तो प्रवेश द्वार था जो मुख्य सड़कों को द्वार से जोड़ता था। और द्वार पे मेहराब बनी होते थे। मेहराब होता, मान लो ये किला है, ये दरवाजा है, तो इस दरवाजे पे ये तो गुंबद है और ये मेहराब है। ये गुंबद और मेहराब ये जो है इस्लामी शैली से आया है। और इंडिया का विजयनगर साम्राज्य है, तो इसका मतलब इंडो इस्लामिक शैली बना है, हिंद इस्लामी शैली, हिंदुस्तान की और इस्लाम की दोनों शैलियों का इस पे प्रभाव मिलता है। तो देखिए यहाँ प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब का मतलब ये वाली गोल आकृति हो गई ये गेट पे। और द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सल्तनत प्रभाव दिखाती है। यानी ये गुंबद और जो ये द्वार है, ये पता लगता है कि सुल्तानों के समय यानी सल्तनत काल के समय इस्लाम में ऐसा होता था। कला इतिहासकार इसको इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्र परंपराओं के संपर्क से हुआ। सड़कों की बात हम कर लें तो सड़कें इधर उधर घूमती, घाटियों के बीच सड़कों में कई मंदिर, प्रवेश द्वार आगे बढ़ती थी और दोनों ओर बाजार होते थे सड़कों के। आजकल की भी ऐसी होते हैं कि मंदिरों तक जाती हैं सड़कें, मेन सड़कें, और जो है दोनों ओर बाजार हुआ करते थे। शहरी केंद्र की बात करें तो मकबरे, मस्जिद वगैरह शहरों में खूब सारी इमारतें हुआ करती थी, कोई विशेष बात नहीं है। राजकीय केंद्र, राजकीय बस्ती दक्षिण पश्चिम भाग में थी। महानवमी डिब्बा, ये आपके पेपर के लिए बड़ा काम का है। महानवमी डिब्बा क्या है? तो ये राजा का भवन है।
जो बिल्कुल अंदर अंदर वाला जो भाग होता था किले का, बिल्कुल अंदर जहां राजा रहता था, शासकीय क्षेत्र था, वहां राजा का भवन एक ऊंचा महानवमी डिब्बा हुआ करता था। इसके दो सबसे प्रभावी मंच थे, मतलब दो बड़े बड़े मंच थे। जैसे रामलीला के मैदान में स्टेज होता है, ठीक उसी प्रकार सभा मंडप और महानवमी डिब्बा हुआ करता था। उस सभा मंडप पे एक ऊंचा मंच लगा हुआ करता था, और उस पे जो है टेंट लगाने के लिए, आज जैसे मान लीजिए परमानेंट उसमें छेद किए होते हैं, ऐसे लकड़ी के स्तंभ के लिए वहाँ छेद बने होते थे। दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बने होती थी। ये महानवमी डिब्बा जो है वो पूछा जाता है कि इसका काम क्या था। तो शहर के सभी ऊंचे स्थानों में एक महानवमी डिब्बा, एक विशालकाय मंच था जो लगभग 11,000 वर्ग फीट नीचे, चौड़ाई जिसकी 11,000 वर्ग फीट थी और जमीन से 40 फीट की ऊंचाई पर था। लकड़ी की एक संरचना थी। इस संरचना में जब अनुष्ठान होते थे, सितंबर अक्टूबर के महीने में जो त्यौहार मनाए जाते थे, हिंदू त्यौहार जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी, तो ये जो है 9 दिन तक जो त्यौहार चलता था नवरात्रों का, ये जो है महानवमी डिब्बा के नाम से प्रसिद्ध है। एक ऊंचा मंच हुआ करता था। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं लोटस महल क्या था। तो आपको पता है राजकीय केंद्र जहाँ राजा रहता था उसी में महानवमी डिब्बा था, ऊंचा मंच था जहाँ त्यौहार मनाए जाते थे और राजा ऊपर बैठता था मंच के। ठीक उसी प्रकार लोटस या कमल महल, लोटस माने कमल, कमल महल था, कमल की आकृति का महल। इसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों ने लोटस महल दिया। मैकेंजी के अनुसार यह एक परिषद सदन था कि राजा अपने जो है मंत्रियों के साथ जब परिषद बुलाता था, परामर्श करता था, तो वहाँ लोटस कमल महल में बैठा करता था। राजकीय केंद्र में मंदिर, अब जहाँ राजा रहता था वहाँ एक मंदिर भी था, हजारा राम मंदिर। हजार राम मंदिर, तो हजार राम मंदिर संभवतः यह प्रयोग राजा और उसके परिवार के लिए किया गया, ये मंदिर बनाया गया था। इसकी दीवारों पर मूर्तियां सुरक्षित हैं और आज भी रामायण के कुछ दृश्य इस हजार राम मंदिर पे अंकित हैं। तो जो केंद्र में मंदिर था वो हजार राम मंदिर था। धार्मिक केंद्र, तुंगभद्रा नदी के तट से लगा हुआ विजयनगर साम्राज्य का उत्तरी भाग, मतलब यदि तुंगभद्रा है तो उसका ऊपर वाला पहाड़ी पर जो है उत्तरी भाग पर जो है रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। यह पहाड़ी थी और यहीं जो है मातृ देवी पंपा देवी थी। तो इम्पोर्टेंट है वीरू के इनके जो है कुल देवी कौन सी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की कुल देवी पंपा देवी, इसी के नाम पे हम्पी शब्द पड़ा है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, वो हम्पा देवी पंपा देवी के नाम से ही है। तो विरूपाक्ष जो है वो देवता भी विवाह के लिए तप किए जाते थे और विरूपाक्ष राज्य का संरक्षक देवता था जो शिव का एक रूप माना जाता था। पूछा जाए विरूपाक्ष कौन सा देवता था, तो शिव था। धार्मिक केंद्र में मंदिर निर्माण की हम बात करें तो धार्मिक केंद्र में मंदिर खूब सारे बने हुए थे, हमें कोई विशेष नहीं पढ़ना है यहाँ पे। विजयनगर साम्राज्य का स्थान का चयन, यह संभव है कि विजयनगर का स्थान का चयन विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। मतलब वहाँ की कुल देवी पंपा देवी थी और देवता विरूपाक्ष यानी शिवदेह। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करते थे, मानते थे कि शिव की ओर से शासन कर रहे हैं। सभी राजकीय आदेश प्राय कन्नड़ भाषा में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। जो भी राजकीय आदेश होता था वो कन्नड़ भाषा में होता था और कन्नड़ लिपि में जो है विरूपाक्ष, श्री विरूपाक्ष शब्द लिखा होता था। वो अपने आप को श्री विरूपाक्ष के अधीन अपना शासन मानते थे, यानी शिव के अधीन। अपने घनिष्ठ संबंधों के प्रतीक के रूप में हिंदू सुरताना विरुद्ध का प्रयोग भी करते थे। हिंदू सुरतराणा जिसका शाब्दिक अर्थ है हिंदू सुल्तान। गोपुरम और मंडप, तो देखिए गोपुरम क्या होते थे, जो मंदिरों के प्रवेश द्वार होते थे ऊंचे ऊंचे, उनको गोपुरम कहते थे। तो मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था और मंदिर का छता हुआ भाग मंडप कहलाता था। विरूपाक्ष मंदिर, तो विजयनगर साम्राज्य में एक विरूपाक्ष मंदिर था। आप जानते हैं कि ये कुल देवता है और इन्हीं के नाम पे शासन करते थे। विरूपाक्ष यानी शिव है। तो मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप राजा कृष्णदेव राय ने अपने राज्यरोहण के समय इस मंदिर का निर्माण कराया। तो इंपॉर्टेंट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अपने राज्याभिषेक के समय कृष्णदेव राय ने करवाया। मंदिर के सभागारों का प्रयोग होता था और जो है मूर्तियां वगैरह ये सब थी, कोई विशेष नहीं। विट्ठल मंदिर, ये यहाँ प्रमुख देवता विट्ठल थे। जो महाराष्ट्र में विष्णु की पूजा होती है उसको यहाँ विट्ठल देवता के रूप में पूजा जाता था। विट्ठल देवता का भी मंदिर यहाँ पे था। फिर जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है उसको 1986 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में अपना लिया था। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब आया हम्पी, तो 1986 में। आपको पता है कि 50 रुपए के नोट पे हम्पी स्मारक बना हुआ है।
जो हमारे पास 50 रुपए का नया नोट है उस पे आप देखिएगा तो हम्पी स्मारक को दिखा रखा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची पे शामिल है। आपको बता दूं, नोटों पे जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी, जिस नोट पे भी जो भी अंकित है वो सारी की सारी जो है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जॉन एम फ्रिटेस, जॉर्ज मिशेल और एम एस नागराज ने लिखा, विजयनगर के स्मारकों को उसके अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं जैसे स्तंभ यानी खंबे, टेक यानी ब्रैकेट, धरन यानी पिलर जो है बीम, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जे, अंदरूनी भाग और मीनारें, एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है। तो विजयनगर के बारे में ये सब कह रहे हैं कि हमें एक बड़े स्तर पे सोचना पड़ता है। जो प्लास्टर से सजाए थे संभवतः चटकीले रंगों से बने होंगे, तो ऐसा कह रहे हैं, कोई विशेष नहीं। पेस द्वारा कृष्णदेव राय का वर्णन किया गया। तो एक यात्री था पेस, उसने जो है विदेशी यात्री पेस ने कृष्णदेव राय का वर्णन किया है। और ये पेश कहता है, कृष्णदेव राय मझले कद का, गोरे रंग का और अच्छी काठी का, और कुछ मोटा, और चेहरे पर चेचक के दाग थे कृष्णदेव राय के। तो कृष्णदेव राय की विशेषता पेश क्या बताता है, ये बहुत ज़्यादा काम का है। तो यहाँ बहुत विशेष बात है। छोटे प्रश्नों को मैं फिर दोहरान कर दूं, यहाँ पे आप गौर कीजिए, अच्छे से इसको देखिएगा वीडियो को। तो विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी खोज 1800 में किसने की थी? तो हम्पी की खोज कॉलिन मैकेंजे ने की थी। मैकेंजे क्या था, क्या पद पे था? तो अभियंता और पुराविद्य था। विजयनगर में राजा को क्या कहते थे? तो विजयनगर में राजा को राय कहते थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर में व्यापार किस चीज़ का होता था? तो घोड़ों का आयात हुआ करता था, अरब के घोड़ों का आयात होता था। विजयनगर साम्राज्य के अंदर कितने वंश थे? तो सस्ता, SSTA, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश था, अंतिम वंश अराविडु वंश था। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो तीसरे वंश तुलु वंश का राजा था कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य जो है वो रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच में फैला था जहां विजयनगर साम्राज्य था? तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में। विजयनगर साम्राज्य में अंतिम जो वंश था वो कौन सा था? तो अराविडु वंश था। फिर किस युद्ध के साथ विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और ये युद्ध कब हुआ था? 1565 में राक्षस तगड़ी या तालीकोटा का युद्ध। इसमें एक तरफ विजयनगर साम्राज्य की सेना थी तो दूसरी तरफ ABG थी। A फॉर अहमदनगर, B फॉर बीजापुर और G फॉर गोलकुंडा। विजयनगर में राय किसको कहते थे? तो राजा को राय कहते। विजयनगर में नायक क्या थे? विजयनगर में नायक क्या थे? तो विजयनगर में नायक सेना प्रमुख थे जो किलों पर नियंत्रण रखते थे और कभी कभी विद्रोह भी कर देते थे। इनके पास सशस्त्र सैनिक थे, तो ऐसे लोग नायक कहलाते थे। अमर नायक प्रणाली क्या थी? तो अमर नायक एक सेकंड जो है राजनीतिक खोज थी, विजयनगर साम्राज्य की महत्वपूर्ण खोज थी। अमर नायक सैनिक कमांडर थे और ये जो है राजा इनको भूमियाँ दे देता था और वे किसानों किसानों से, शिल्पकारियों से, इनसे भू राजस्व व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर वसूलते थे और कुछ कर अपने पास रखते थे, कुछ हाथी घोड़ों को, और कुछ साल में एक बार राजा को भेंट देने भी जाते थे। दरबारों में स्वयं उपस्थित होते थे। इनको स्थानांतरित भी किया जा सकता था, एक अमर नायक को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता था। विजयनगर में जल संपदा में देखें तो कमलपुरम जलाशय और हिरिया नहर जो तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके बनाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद विजयनगर में जो है अब्दुल रज्जाक ने घेरे की पंक्तियां, 7 पंक्तियां बताई कि 7 पंक्तियों से घिरा था। पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में जो है बाग बगीचे और खेत हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे। उसके बाद जो है आगे की पंक्तियों में जो है आप जानते हैं कि आवास हुआ करते थे, नगरीय केंद्र हुआ करते थे और सबसे अंदर अंदर शासकीय केंद्र होता था। उस शासकीय केंद्र में प्रवेश द्वार होते थे। प्रवेश द्वारों में आपको पता है कि जो है इंडो इस्लामिक शैली इस्तेमाल थी, मेहराब थे और साथ साथ में ये गुंबद भी हुआ करते थे। सड़कें जो हैं सीधा मंदिरों से होती हुई दोनों तरफ बाजार वगैरह होता था। महानवमी डिब्बा था कि ऊंचा मंच था जो राजकीय केंद्र में था और यहाँ लकड़ी के स्तंभों से बने हुए यहाँ मंच हुआ करता। 2 मंजिला ये मंच था। ये 11,000 फीट चौड़ा, मतलब लंबा चौड़ा था और 40 फीट ऊंचा था। और यहाँ सितंबर से अक्टूबर तक जो है त्यौहार होते थे, नवरात्रे वगैरह, दुर्गा पूजा, दशहरा, ये 9 दिन तक चलने वाला त्यौहार महानवमी डिब्बा में जो है ये बनाया जाता था। लोटस कमल महल, जहां राजा अपनी परिषद के साथ परामर्श करता था, विचार विनिमय करता था, वो राजकीय केंद्र में एक भवन जो सुंदर महल कमल की आकृति का लोटस महल था। एक कमलपुर जलाशय में पढ़ा भी हमने और एक कमल महल भी है। जो केंद्र में मंदिर था वो 1000 रामा मंदिर था। राम को मानते थे, रामायण के चित्र इस पे हैं।
फिर इसके अलावा जो विजयनगर में मातृ देवी पंपा देवी है और कुल देवता जो इनके हैं वो विरूपाक्ष हैं यानी शिव हैं, और विरूपाक्षी इसके संरक्षक हैं, और विरूपाक्ष के नाम से ये अपने शासन किया करते थे। राजकीय आदेशों में वो श्री विरूपाक्ष अंकित किया करते थे, कन्नड़ में राजकीय आदेश निकाला करते थे, और इनके पास हिंदू सुल्ताना की उपाधि थी यानी हिंदू सुल्तान कहा करते थे। मंदिरों के प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाते थे, और मंडप जो है वो चारों ओर छता हुआ मंदिर का भाग मंडप कहलाता था। विरूपाक्ष मंदिर मुख्य मंदिर था जो कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के समय बनवाया था। राज्याभिषेक के समय कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर बनवाया। विट्ठल मंदिर, प्रमुख देवता विट्ठल भी थे यहाँ पे, जो महाराष्ट्र में विष्णु के रूप में जिसकी पूजा होती है। हम्पी स्मारक को 1986 में जो है राष्ट्रीय धरोहर सूची में जो है घोषित कर दिया गया था। और कृष्णदेव राय के बारे में मझला कद, गोरा रंग, अच्छी कदकाठी, कुछ मोटा, चेहरे पर चेचक के दाग, ये जो है वो एक यात्री पेस ने बताया था, पेस ने वर्णन किया था। धन्यवाद। बहुत अच्छे से देखिएगा विजयनगर साम्राज्य के प्रश्नों को अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। एक पूरा चैप्टर आप देखिए, एक वीडियो में हो रहा है। ऐसे जो है 7 चैप्टर 8 चैप्टर में जो है लगभग आपको 21-22 तारीख के बाद जो है देना शुरू कर दूंगा। आप इसको देखिए जरूर, कई बार देखिए, ताकि आपका फ़ायदा, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचाओ, ताकि उनका फ़ायदा हो सके और अधिकतम नंबर आ सके। छोटे बड़े प्रश्नों का बहुत फ़ायदा है।